चलिए, इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 कर रहे हैं, 2019-20 कर रहे हैं। हमने बजट भी किया है और फाइनेंस कमीशन भी। हर बार लेक्चर की शुरुआत में मैं ये दोहराता हूँ, यदि ये 3 चीज़ें आपने कभी भी की हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले, आप इकोनॉमी की चिंता फिर मत करिए। बहुत बेहतरी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के, और सही मायने में आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, जिसकी वजह से आपको ये पढ़ाया जाता है। क्योंकि इसका जो सही उद्देश्य है वह ये है कि आप किस तरह से जन कल्याण के कार्य कर सकते हैं, देश को उन्नति की ओर आप कैसे ले जा सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे का प्रीफेस बहुत अच्छे से डिकोड करके दिया। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, वेल्थ क्रिएशन। उस फर्स्ट चैप्टर के दौरान वेल्थ क्रिएशन के जो भी तरीके बताए गए, मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले समय में वही सिंगल पॉइंट्स पूरा चैप्टर बनेंगे। और आज हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अब हर रोज़ हम एक चैप्टर करके वॉल्यूम 1 ख़त्म कर देंगे और फिर हम वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आज हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट द ग्रास रूट्स। तो हमने बात फर्स्ट चैप्टर के दौरान भी एंटरप्रेन्योरशिप पे की थी और आज हमारा टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप पे है और किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से ग्रास रूट लेवल पर वेल्थ क्रिएशन करनी है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में इन्होंने सबसे बॉटम पे जो यूनिट आता है उसको उठाया है, यानी कि ग्रास रूट को अगर यहाँ पर मैं टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में कहूँ तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर ध्येय माना है, यानी डिस्ट्रिक्ट को आधार बना करके इन्होंने सारा चैप्टर का ताना बाना बुना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो शुरुआत करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट द ग्रास रूट लेवल। देखिए, आप सब जानते हैं कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की गवर्नमेंट जब आई, उसके बाद से स्टार्टअप और स्टैंड अप वर्ड बहुत प्रचलन में आया। मीडिया के ज़रिए भी आपने सुना और शुरुआत ही स्टार्टअप कैंपेन से, डिजिटल इंडिया कैंपेन से, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के प्रोजेक्ट से हुई, मेक इन इंडिया। तो सरकार के कुछ बड़े मुख्य नारे थे। स्वच्छ भारत उसमें से एक था, मेक इन इंडिया उसमें से एक था, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया उसमें से एक था, मुद्रा बैंक भी इसके लिए लाया गया, जिसे मुद्रा लोन योजना के तहत हम जानते हैं। ये सारी चीज़ें थी। इसमें स्टार्टअप इंडिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसको एक स्ट्रेटजी की तरह यूज़ किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और वेल्थ क्रिएशन के माध्यम के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ। तो सरकार मानती है और नीतिकार भी ये मानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य ये है कि फर्म क्रिएशन हो, नई फर्म्स आएँ, न्यू एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्टेंस में आएँ। ये महत्वपूर्ण है ताकि एक इकोनॉमिक ग्रोथ, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी पर हम जा सकें, जिसके माध्यम से इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर को फ़ायदा हो। स्टेक होल्डर जैसे कि कोई भी एक नई कंपनी लगती है या कोई भी वेल्थ क्रिएटर किसी तरह से भी वेल्थ क्रिएट करता है, तो उसके साथ कनेक्टेड बहुत से लोग बेनिफिट लेकर के जाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वो एम्प्लॉयज़ हैं या किसी तरह के रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, चाहे वो किसी तरह के कैपिटल गुड सप्लायर हैं, या फिर गवर्नमेंट है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। कंपनी अगर कुछ एक्सपोर्ट करेगी तो बदले में फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगी। इसका भी लाभ करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में सरकार को मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वेल्थ क्रिएशन बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है किसी भी देश की उन्नति के लिए, और उसके कई तर्क दिए गए कि भारतीय संस्कृति में, इंडियन ट्रेडिशन में वेल्थ क्रिएशन का अक्सर जिक्र है और इंडिया इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट के कंसेप्ट में ही बिलीव करता रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट अहम रोल भूमिका निभाता है, ऐसा माना गया। अब इसके लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जिक्र किया गया और थिरुवल्लुवर का, थिरुकुरल के जिक्र किया गया कि इन ग्रंथों में अक्सर वेल्थ क्रिएशन की बात हुई है। मुद्दा अब यहाँ पर यह आ जाता है कि जब फर्म क्रिएशन की बात यहाँ पर आती है तो ये माना गया है कि इंडिया एक स्टेगनेंसी को अचीव कर गया था ऑलमोस्ट 2013-14 के अराउंड। इसमें वर्ल्ड बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस के आंकड़े देकर के गवर्नमेंट ये कहती है कि जहाँ एक तरफ 2006 से 2014 के बीच में कंपाउंडेड या क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, CAGR के मुताबिक अगर हम ऑब्ज़र्व करें, तो फिर 3.3% के अराउंड हमें नज़र आती है फर्म क्रिएशन। तो लगभग 2014 अगर हम ईयर पकड़ें तो लगभग 70,000 फर्म क्रिएशन हमें नज़र आई।
लेकिन अगर हम 2014 से आगे 2018 तक की बात करते हैं तो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के मुताबिक लगभग 12.6% के हिसाब से फर्म क्रिएशन नज़र आती है। 2014 के मुकाबले 80% की बढ़ोतरी करते हुए 1,24,000 फर्म क्रिएट हुई मानी जाती है। तो ये फर्म्स हैं जो क्रिएट हुई हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल के आंकड़े के साथ जोड़ करके देखा गया है कि जब इस तरह से फर्म्स क्रिएट हुई तो GDP में अंतर क्या पड़ा है। तो ये बताया गया है कि जब फर्म क्रिएट हुई तो 10% फर्म्स, अगर 10% बढ़ोतरी होती है नई फर्म्स की रजिस्ट्रेशन में तो 1.8% डिस्ट्रिक्ट की GDP में अंतर पड़ता है। और इस तरह से ये एक बड़ा अंतर है जो वेल्थ क्रिएशन की दिशा में देश को लेकर के जाता है, क्योंकि गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है जिससे आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के विषय में पता लगाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो ऐसे में न्यू एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप करना, एंटरप्राइजेस ओपन करना और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने का काम सरकार कहती है कि हमने किया है। 2014 के बाद ऐसा ही नज़र आ रहा है। सरकार ये कहती है कि वर्ल्ड बैंक के इन आंकड़ों को यदि देखा जाए तो ये बात है कि भारत ने लगभग 2014 के बाद से अदर कंट्रीज़ के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, इंडोनेशिया की बात करें, मैक्सिको की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, इन सभी मुल्कों के साथ यदि कंपैरिजन करें 2014 के बाद भारत ने लगातार एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, एक बढ़ोतरी दी है। इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन सभी देशों ने 2018 तक, 2010 से 2018 का आंकड़ा लिया गया है, फर्म क्रिएशन में ग्रोथ दिखाई है एक्सेप्ट मैक्सिको ने इसमें गिरावट दिखाई है। तो फर्म क्रिएशन के क्षेत्र में भारत अच्छा कर रहा है। 2014 के बाद भारत ने इसमें बहुत अच्छा किया है, ऐसा सरकार कहती है, इकोनॉमिक सर्वे ऐसा कहता है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि आज भी एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी के मामले में भारत यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनसे कहीं पीछे है। एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी कहा जाता है कि पर पर्सन कितने एंटरप्राइजेज एग्जिस्ट करते हैं। एक पर्सन पर, जैसे कंट्री की जो पॉपुलेशन है, तो पर पर्सन हाउ मैनी इंटरप्राइजेज यू हैव, हाउ मैनी एंटरप्रेन्योरशिप्स यू हैव। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी के मामले में हम अभी कमज़ोर हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं अगर हम अमेरिका की और UK की बात करते हैं। लेकिन फिर भी फर्म क्रिएशन के मामले में हमने अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, खासकर 2014 के बाद, और इस दिशा में हमें आगे काम करते रहना है, हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, सरकार ऐसा कहती है। अब इस मामले में चैप्टर 2 बहुत से ट्रेंड्स ऑब्जर्व करता है फर्म क्रिएशन के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप की इस्टेब्लिशमेंट के क्षेत्र में, कि क्या क्या ट्रेंड ऑब्जर्व होकर के आए हैं। उन्हीं ट्रेंड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उन्हें मैं एलेबोरेट करूंगा आपके सामने, ताकि आपको बेहतरी से इकोनॉमिक सर्वे में गिवन उन लाइंस और उन वर्ड्स का डीप मीनिंग पता हो, उनका इंसाइट मिले कि भाई इनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है। किसी भी चीज़ को पढ़ना और उसकी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में समझ लेना, या इंग्लिश में ही है तो उसका एक डेफिनेटिव सा मीनिंग नेट से सर्च करके समझ के दिमाग में रख लेना, इसे तैयारी या पढ़ाई नहीं कहते हैं। मैं इसे पढ़ाई नहीं मानता हूँ। वो आप एक दिन में भूल जाएंगे, वैनिश हो जाएगा। या फिर जो आपने प्रिपेयर किया है, जब आप किसी के साथ डिस्कशन में आएंगे तो जब वहाँ पर सब्सिडरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपके ही जवाब से जब कोई और सवाल पैदा होगा, आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज आप में आत्मसात नहीं हुई, नॉलेज आपके कोर में नहीं है, क्योंकि आपको उन वर्ड्स के पीछे के उन कंसेप्ट्स, उन फिनोमिनास की, उन इंटर रिलेशंस की, इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से आप किसी भी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर इंक्विजिटिव क्वेश्चन जो कि UPSC में आते हैं, जिससे आपसे बहुत से सुझाव मांगे जाते हैं, क्रिटिकल असेसमेंट करने की बात की जाती है, आप उसमें एक फैब्रिकेटेड सी चीज़ लिख करके आएंगे जो आपने कहीं से रट्टा मारी है, समझिए। लेकिन अगर आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अपनी नॉलेज को वहाँ पर अप्लाई करेंगे, मैच्योरिटी के साथ आंसर करेंगे और उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। तो लेक्चर से आपको ये मदद मिलती है कि आप एक एक वर्ड को अच्छे से फिर समझ पाते हैं, क्योंकि हम उसे बहुत डीपली एलेबोरेट कर देते हैं। फिर अखबार पढ़ने में, कोई पैनल डिस्कशन सुनने में आपको कोई समस्या नहीं रह जाती है, आपको हर चीज़ बहुत खूबसूरती समझ आने लग जाती है। अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि वो जो ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स में ये कहा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, अभी पहला ट्रेंड ये बताता है कि न्यू फर्म क्रिएशन हैज़ गॉन अप ड्रामेटिकली इन इंडिया सिंस 2014। सरकार कहती है कि हमने बहुत से कदम उठाए हैं 2014 से लेकर के, जिसकी वजह से ये हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सरकार कहती है कि हमने लैंड एक्विजिशन के फील्ड में कानून बनाए, जिसको लेकर के बड़ी फर्म्स, बड़ी कंपनीज़ जब बेहतर वे में काम करने लगने लगी, तो जब बड़ी कंपनीज़ लगने लगी, बड़ी फर्म्स लगने लगी, तो नेचुरली उनको इनोवेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसको फीड प्रोवाइड करने के लिए, जिसको सपोर्ट देने के लिए फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोटी फर्म्स एग्जिस्टेंस में आएंगी, नई फर्म्स एग्जिस्टेंस में आएंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऐसे में सरकार कहती है कि जो बॉटलनेक्स थी
इंडस्ट्रीज़ के आने में, फर्म्स के एस्टेब्लिश होने में उन बॉटलनेक्स को हमने रिमूव किया, चाहे फिर वो लेबर रेगुलेशंस के रिलेटेड हो, लेबर रेगुलेशंस फ्लेक्सिबल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें प्रो वर्कर बनाने की भी कोशिश की। एक तरफ जब हमने प्रो वर्कर बनाने की कोशिश की लेबर रेगुलेशंस को, दूसरी तरफ हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी काम किया, और सरकार इसके लिए वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को बताती है कि कहाँ हम 2006 के अकॉर्डिंग 2006 के मुकाबले 142 रैंक लिए हुए थे, 142 रैंक पर थे, और आज हम 63 रैंक पर हैं 2019 में। तो ऐसे में सरकार कहती है कि चाहे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे किसी कंपनी के एंट्री एग्जिट की बात हो कि वो किन ग्राउंड्स पर एंटर हो सकती है, कंपनी बन सकती है, खुद को रजिस्टर करा सकती है, किन ग्राउंड्स पर फिर उसे एग्जिट होना है, इनको हमने ईजी किया है। चाहे फिर किसी तरह के लाइसेंसेस की अप्रूवल की बात हो या फिर उसकी रिन्यूअल की बात हो, इनको हमने बहुत ईजी किया है, सीमलेस बना दिया है सारे प्रोसेस को, परमिशंस की बात करें, हर चीज़ को। तो सरकार कहती है कि हमने ये काम किए हैं 2014 से लेकर के उसके आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है पूरी कंट्री लेवल पर, चाहे फिर वो पावर की बात करें, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात करें, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए हैं, इन सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है, पोर्ट डेवलपमेंट किया है, बंदरगाहों का विकास किया है। तो इसकी वजह से एक परिवर्तन ये नज़र आने लगा कि न्यू फर्म क्रिएशन बहुत तेज़ी से हुई है, और हमने बहुत सारे सपोर्ट्स भी दिए हैं, चाहे टैक्सेशन के माध्यम से हो, चाहे किसी तरह की सब्सिडी सपोर्ट की बात हो, चाहे फिर किस तरह का क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो कि किसी तरह का रिसर्च डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हमें क्रिएट करके देने की ज़रूरत थी इन न्यू फर्म्स को, वो हमने किया है। सरकार के ये दावे बताते हैं कि हमने ये काम किए, जिसकी वजह से 2014 के बाद से ये जो बॉटलनेक्स रिमूव हो गए, जो अड़चनें थी न्यू फर्म्स की क्रिएशन में, वो सारी हमने रिमूव की, तो न्यू फर्म्स क्रिएशन होने लगा है। और सरकार कहती है कि फॉर्मल सेक्टर में 1,24,000 नई फर्म्स का आना बड़ी बात है। हालांकि सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हमारा कंपैरिजन किया जाए तो ठीक है, फर्म क्रिएशन के मामले में हमारे आंकड़े बाकी कंट्री के कंपैरेटिवली पीछे नज़र आ रहे हैं, और इसमें अगर एंटरप्रेन्योरियल इंटेंसिटी की बात की जाए कि पर कैपिटा कितनी एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश हो रही हैं, ठीक है हम यूके यूएस से पिछड़े हैं, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कितना भी डाटा कलेक्शन जो किया जाता है वो रजिस्टर्ड फर्म्स के ऊपर होता है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में कितनी न्यू फर्म्स आई हैं। लेकिन अगर भारत की इनफॉर्मल फर्म्स की बात करें तो फिर वो डाटा तो किसी तरह से ऑब्जर्वेशन में ही नहीं आया, और वो रजिस्टर पर लिखा ही नहीं गया, इसकी वजह से वो एनालिसिस का आधार भी नहीं बना। लेकिन फिर भी इनफॉर्मल सेक्टर में न्यू फर्म क्रिएशन भी ज़बरदस्त हुई है, उसको जोड़ा जाए तो ऑल इन ऑल एक फर्म क्रिएशन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के इस्टेब्लिशमेंट के मामले में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। सरकार का दूसरा ट्रेंड यहाँ पर ये बताता है, न्यू फर्म क्रिएशन इन सर्विसेज इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन दैट इन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। देखिए, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है, सरकार ये कहती है कि इंडिया के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है सर्विसेज सेक्टर में। इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया आज़ादी के बाद से ही हमारे लिए ये एक तरह का वरदान भी रहा और एक तरह का श्राप भी रहा। वरदान ये रहा कि हमारी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई, जिसके बाद से हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी हुई। तो जीडीपी ग्रोथ में एक मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन यदि आप देखें तो वो सर्विस सेक्टर का है। 60% के अराउंड 60% से अबव सर्विस सेक्टर आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन दूसरी बात अगर हम कहें तो सर्विस सेक्टर में पोटेंशियल नहीं होता उस लेवल पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का। और इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में काउंट होती है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की इंडिया के पास। ऐसे में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी वर्किंग फोर्स को यदि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है तो फिर आपको उस सेक्टर की ग्रोथ करानी बहुत ज़रूरी है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर सकती है, और वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत जब आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो भारत की एक त्रुटि ये रह गई कि इंडिया प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से सीधे सीधे शिफ्ट हो गया टर्शरी सेक्टर की ओर, यानी कि सर्विस सेक्टर की ओर। और उससे भी आगे बढ़ कर के हम क्वाटरनरी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन और अदर इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था बीच में से, वो रिक्वायर्ड ग्रोथ अचीव नहीं कर पाया, वो स्किप हो गया। इसी की वजह से हुआ ये है भारत में कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई 1991 के अराउंड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसके बाद हमने 6 to 6.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी शुरू की। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि हमने 8 to 8.5%, लगभग 8.9% तक भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट गई। लेकिन ये जो ग्रोथ रेट हुई ये एक्सक्लूसिव हो गई, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट का बेनिफिट कुछ ही सेक्टर में और कुछ ही उद्योग धंधों के पास, कुछ ही घरानों के पास कंसंट्रेट हो गया।
इसमें मेजॉरिटी सेक्शन को बेनिफिट नहीं मिला। ट्रिकल डाउन थ्योरी ने वर्क नहीं किया कि जब अगर जीडीपी ग्रोथ रेट होगा तो उसका बेनिफिट ट्रिकल करके सभी तक जाएगा और ग्रास रूट लेवल तक हर पर्सन तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं हो पाया, पर्कुलेशन थ्योरी वर्क नहीं कर पाई। मुद्दा ये हो गया कि ये जॉबलेस ग्रोथ हो गई। आपने ग्रोथ किया लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुआ। कारण ये है कि आपने सर्विस सेक्टर के माध्यम से इस ग्रोथ रेट को ऑब्जर्व किया। 1990s के बाद सर्विस सेक्टर की काफ़ी ग्रोथ हुई और हमारे देश की यदि बात करें तो बार्बर शॉप है, शॉपकीपर है, अगर ग्रॉसरी शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर किसी तरह का वेजिटेबल वेंडर है, हॉकर है, किसी तरह की सिंपल भाषा में अगर कहूँ मैं मोमोज़ की, बर्गर की, नूडल्स की कोई रेडी लगी हुई है, ये सब सर्विस सेक्टर में काउंट होते हैं। अब मुद्दा ये हुआ कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ग्रो कर गया और उस इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के ग्रोथ की वजह से ही देख हम ये पा रहे हैं कि मेजॉरली सर्विस सेक्टर जो है ग्रो हुआ इस क्षेत्र से। यदि कोई सर्विसेज दे रहा है, अगर वो किसी तरह से मान लीजिए माली है, उसकी भी सर्विसेज यहाँ पर काउंट हो रही हैं, तो वो भी सर्विस सेक्टर में ग्रो हो गया। तो जिसे हम सर्विस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल क्लासेस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स, इनको काउंट करते हैं, लॉयर्स की बात करते हैं, या फिर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो इन्हें हम, या फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर्स, इन चीज़ों को हम सर्विस सेक्टर से जोड़ करके देखते हैं। ये सेक्टर्स अगर फॉर्मल सेक्टर के, ये सभी के सभी सर्विस सेक्टर के एरियाज़ फॉर्मल कैपेसिटी में ग्रो हुए, ये बहुत कम पाया गया। हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने ये आपको बहुत बेहतरी से पढ़ाया है कि ये बहुत कम हुआ। लेकिन ऑल इन ऑल सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो फिर फॉर्मल में नहीं हो रहा है तो किधर हो रहा है? इनफॉर्मल में ग्रो हुआ। तो अब मुद्दा ये आ जाता है कि एक तो ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग की होनी चाहिए थी ताकि जॉब क्रिएट होती, वो नहीं हो पाया। मैन्युफैक्चरिंग में जितनी ग्रोथ हुई उसमें मेजॉरिटी ग्रोथ इनफॉर्मल सेक्टर में हुई, फॉर्मल में नहीं हुई। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसकी वजह से वेजेस, लेबर लॉज, ये सारी चीज़ें, रूल रेगुलेशन लागू ही नहीं हो पाते क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उन पर कोई सुपरविजन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रास्ट करके सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुई और सर्विस सेक्टर में भी ये ग्रोथ इनफॉर्मल सेक्टर में हुई, फॉर्मल में उस तरह से ग्रोथ नहीं हुई। तो भारत शुरू से ही एक सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा है, लेकिन समय बदलता गया। 2006 के बाद फॉर्मल सर्विस सेक्टर की तरफ ग्रोथ करने की शुरुआत हुई। सरकार कहती है कि 2014 से हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, फर्म रजिस्ट्रेशन की तरफ हम बढ़े और फॉर्मल सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई। तो आज भारत की एक कंपैरेटिव एडवांटेज है सर्विस सेक्टर में अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। इसकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि जो न्यू फर्म क्रिएशन हो रही है, वो न्यू फर्म क्रिएशन मेजॉरली सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में हो रही है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबसे कहीं अधिक ये जो नए एंटरप्रेन्योरशिप्स आ रहे हैं, जो नई फर्म्स आ रही हैं, ये सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। इनको हम एक लेवरेजिंग इफेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया सर्विस सेक्टर में कंपैरेटिव एडवांटेज रखता है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, तो इसको हम एज अ स्ट्रेंथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको हम बेसिस ना बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो हमें फोकस इस बात के करना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप लानी है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो ताकि हमारी कंट्री में जॉब क्रिएशन बहुत हो। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे इस बात का सुझाव देता है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनकम कंपनीज़ को ग्रो करना चाहिए। मेक इन इंडिया के साथ साथ असेंबल इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स भी लगने चाहिए। कंपनीज़ यहाँ पर आएँ, हमारी इकोनॉमी का बेनिफिट उठाएं, यहाँ पर असेंबल करें और गुड्स एंड सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करें। लेकिन उसकी वजह से भारत में जो प्रोडक्शन होगी असेंबलिंग के दौरान, जो किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसकी वजह से जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी वो लगभग 2025 तक 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल रखता है ये क्षेत्र। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का ये दूसरा चैप्टर कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मेजर कंपोनेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहिए। लेकिन आज हमारे पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में न्यू फर्म क्रिएशन के क्षेत्र में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है, तो आप कहेंगे येस। और उसमें एक चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में जो ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट देखी गई है, वो सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में देखी गई है। भारत एक कंपैरेटिव एडवांटेज रखता है सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, पहले दिन से ही यही है। हमें जाना किस दिशा में है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी सर्विस के एट पार लेकर के आना है ताकि जॉब क्रिएशन मैक्सिमम हो पाए। ऐसा ये सेकंड जो ट्रेंड है ये बताता है हमें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी ऑन जीडीपी इज़ मैक्सिमल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सभी सेक्टर्स की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये जो
एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इसका जीडीपी के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है। नेचुरली हम वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई नई फर्म बन रही है, कोई नई एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश हो रही है, तो वो किसी न किसी पर्पज़ के लिए है, और पर्पज़ ये है कि वो किसी तरह की कोई गुड्स प्रोड्यूस करेगी या किसी तरह की कोई सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। जिस भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही है, वो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में ऐड हो रहे हैं, और इकोनॉमी में जब वो ऐड हो रहे हैं तो नेचुरली उनकी वैल्यू का एडिशन होगा और इससे जीडीपी हमारी ग्रोथ होगी। तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ हैं, इनका एक इम्पैक्ट है जीडीपी में। लेकिन ये जीडीपी के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है, 10 रुपया जीडीपी बढ़ी या 50 रुपया, 10 लाख रुपया या 10 लाख करोड़ रुपया, जितने भी बढ़ी है, उस बढ़ोतरी में जो इन नई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का रोल है, उसमें ये जो नई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, उसमें एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी असल में किस क्षेत्र में, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी के क्षेत्र में जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हो रही हैं, उनका मेजर इम्पैक्ट है जीडीपी के आंकड़े बढ़ने में। ऐसा सरकार ने ट्रेंड ऑब्जर्व किया और इकोनॉमिक सर्वे में वो निकल करके आया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हेल्दी एस्पेक्ट है, हमें इस बात पर ख्याल करना है और हमें मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को बनाए रखना है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा खासा होना चाहिए। देखिए, एक बात को याद रखिएगा, सिंपली मैन्युफैक्चरिंग में किसका सिंपली जीडीपी फिगर्स में किसका कंट्रीब्यूशन है, यही एक सिंपल एविडेंस नहीं होता इस बात का भी कि कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी हालत में चल रही है। अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब भारत में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 14% के अराउंड आपको दिख जाएगा, तो 12-14 के अराउंड ये वेरिएबल रहता है। लेकिन वहीं आप बात करें तो एग्रीकल्चर पे कितने लोग कामकाज के लिए निर्भर हैं, तो एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन अबव 55% नज़र आएगा, तो 58% के अराउंड है। अगर हम एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को जोड़ लें तो ये 80-82% तक चला जाएगा। तो एक सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन वहीं एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक मिसमैच है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लगभग 25% के अराउंड आपको जीडीपी में नज़र आएगा, और वहीं पर लगभग 17 से 22% के अराउंड आपको उसका एम्प्लॉयमेंट में भी नज़र आ रहा है। लेकिन इससे ड्रेस्टिकली बिल्कुल डिफरेंट अगर चले जाएं तो सर्विस सेक्टर अगर आप देखें तो सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रहा है 60% के अबव, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उस लेवल पर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का दम नहीं होता है। वो एफिशिएंट सेक्टर ज़्यादा माना जाता है, वो लेस रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा आउटपुट देता है। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का जीडीपी पे इम्पैक्ट आया है, वो इम्पैक्ट मैक्सिमम इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में जो देखा गया है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में देखा गया। तो जीडीपी के क्षेत्र में तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दे आर परफॉर्मिंग गुड, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वी हैव टू फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सो दैट वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अलॉन्ग विद द हाई वेल्थ क्रिएशन इनटू द जीडीपी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें, बर्थ ऑफ न्यू फर्म्स इज़ वेरी हेट्रोजीनस अक्रॉस इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स एंड अक्रॉस सेक्टर्स। अब ये जो न्यू फर्म्स हैं, ये जो ट्रेंड पाए गए हैं, हेट्रोजीनस ट्रेंड पाए गए हैं। हेट्रोजीनस ट्रेंड का मतलब सबसे पहले इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाइज हेट्रोजीनस पाए गए हैं और फिर सेक्टर वाइज भी हेट्रोजीनस पाए गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यू फर्म क्रिएशन में वेरिएशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज। मतलब अगर दक्षिण भारत की बात करें तो साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में फॉर्म क्रिएशन ज़्यादा हुए हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया। अगर ऑल इन ऑल बात करें तो सबसे लेस फॉर्म क्रिएशन ईस्ट इंडिया में हुए हैं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूंगा, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द लिटरेसी रेट एंड द एजुकेशन। तो इस मामले में एक होमोजेनिटी हमने नहीं देखी है कि पूरी तरह से एक होमोजीनियस डेवलपमेंट है फॉर्म क्रिएशन का ऑल ओवर द इंडिया। देयर इज़ वेरिएशन, एक हेट्रोजीनियस कैरेक्टर है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो फर्म क्रिएशन है वो फ्यू इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया या बिग सिटीज़ तक ही कंसंट्रेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्म क्रिएशन का सेकंड इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन ट्रेंड ये है कि फर्म क्रिएशन पूरे भारत भर में डिस्पर्स्ड है। ठीक है, वो एक तरफ से इंक्लाइन नज़र आ रहा है, ज़्यादा है। दक्षिण भारत पूरे भारत में डोमिनेंट है। नए एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश होने के मामले में, नए एंटरप्रेन्योर रजिस्टर होने के मामले में, यानी कि फर्म क्रिएशन के मामले में डोमिनेटिंग रीजन ऑफ द इंडिया इज़ द साउथ इंडिया। ये बात सिद्ध है, प्रमाणित है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साउथ और वेस्ट इंडिया में ही ये एग्जिस्ट कर रही हैं, ईस्ट और नॉर्थ में नहीं है। येस, ईस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एवरीवेयर दे आर एग्जीक्यूटिंग। डिस्पर्स्ड ट्रेंड नज़र आया है, लेकिन हाँ हेट्रोजीनस है क्योंकि वेरिएशन नज़र आ रही है। आपको नज़र आ रहा है कि कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, लेकिन डिस्पर्स्ड है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये सेक्टर वाइज भी
हेट्रोजीनस नज़र आ रही हैं। सेक्टर वाइज हेट्रोजीनस मैंने आपको नज़र बताया कि आपको देखा सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कम है। तो यहाँ पर एक हेट्रोजिनिटी नज़र आती है। आई बात समझ में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, रीजन वाइज भी अगर हम देखें, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर हम देखें, तो कुछ स्टेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे और कुछ स्टेट्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे, कुछ सेक्टर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे, कुछ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप दिखा रहे हैं। तो इस तरह से भी एक हेट्रोजीनियस कैरेक्टर नज़र आ रहा है। इन हेट्रोजीनियस कैरेक्टर को हम डिमार्केट करने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि आपको कौन से रीजन ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अगर आप वहाँ पर देखें तो आपको नज़र आएंगे। जैसे मणिपुर की बात कर लें हम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में इंपॉर्टेंट। इसी तरह से सेंट्रल इंडिया की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, फिर उड़ीसा की बात करें, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के कुछ और राज्य, ये महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, एज़ कम्पेयर टू सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन रीजन्स में एग्रीकल्चर ज़्यादा है। और उसका कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स एक्टिविटीज़ कर रही हैं, और प्राइवेट फर्म्स किस क्षेत्र में एक्टिविटीज़ कर रही हैं? फूड के क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात आप करेंगे तो फूड के क्षेत्र में ये चीज़ अगर आपको ऑब्जर्व होंगी तो आप देखेंगे इसमें आसाम भी आ जाता है। फूड के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्म फूड्स बहुत प्रोमिनेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्म फूड्स के क्षेत्र में नए प्राइवेट प्लेयर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से टी के ट्रेड में नए प्लेयर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, तो चाहे वो चाय का व्यापार हो, चाहे कई तरह के ऑर्गेनिक फार्म फूड्स की बात हो, इन क्षेत्रों में नए प्लेयर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये क्षेत्र प्रॉमिसिंग है काफ़ी। आजकल पूरे वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, डाइट कॉन्शियस हैं लोग, टी की न्यू वैरायटीज़, ग्रीन टी और अदर एरियाज़ में काफ़ी काम हो रहा है। माचा टी की बात कर लें, फिर टी के कई नए फ्लेवर्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो इनकी मार्केटिंग, इनकी ब्रांडिंग, बेहतर वे में इनको लोगों तक पहुंचाना ई कॉमर्स के माध्यम से, चाहे वो स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो, इस तरह के क्षेत्र में जो न्यू टैलेंट है, इनोवेटिव लोग हैं, जो आइडिया ओरिएंटेड वर्क करते हैं, सो दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द ई कॉमर्स सिस्टम, द बेटर सप्लाई चेन सिस्टम, द बेटर अवेयर्ड, एजुकेटेड, लिटरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट की तरफ जा रहा है, और द न्यू लाइफस्टाइल जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इस तरह के ऑर्गेनिक फूड आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक बीमारियां फूड चेन में आ चुके कंटेमिनेंट्स की वजह से है। तो उसके अगेंस्ट एक कंपेन चला हुआ है पूरी तरह से कि आप हेल्दी फूड ले। तो इस तरह के नए इनोवेशंस इस क्षेत्र में आ रहे हैं, आप अक्सर देखेंगे उनकी केस स्टडीज़ आती हैं। वहीं मध्य प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्र में क्यों ग्रो कर गया एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर? क्योंकि इसमें यह माना गया कि यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ जो हैं उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया, तो ना तो वो कॉपरेटिव सेक्टर की तरह, कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती हैं, ना किसी प्राइवेट लिमिटेड फूड कंपनी की तरह काम करती हैं। दे आर समवेयर इन बिटवीन, they are more better organized as compared to the cooperative sector, they are well planned, they are well managed as compared to the cooperative sector, but they are not completely private, but they are working in cohesion with all the member of the organizations. सो इन्होंने टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट किया है, एजुकेटेड लोगों को रिक्रूट किया, उनसे ये मैनेजमेंट कराते हैं, उनसे ये ब्रांडिंग कराते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, उनसे ये नए इनोवेशंस और नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझते हैं जहाँ पर बेटर प्राइजेज़ को फैच किया जा सके, कैसे ई कॉमर्स के साथ प्रोडक्ट्स को जोड़ा जा सके, कैसे जो क्रॉप्स ये उगाते हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जा सके, पल्प की फॉर्म में बेचें या फिर प्यूरीज़ की फॉर्म में बेचें या फिर जूस की फॉर्म में बेचें, या फिर उसके फाइबर की वैल्यू, उसके फाइबर की नॉलेज के बारे में लोगों को बताएं कि भाई क्यों हमारी वैराइटीज़ आर मोर बेटर। तो इस तरह की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन दिस एरिया। तो इसका रीज़न है कि भाई इन क्षेत्र में ये ग्रो हो रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट की, तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जिन एरियाज़ में ज़्यादा बढ़ी हैं, तो उनकी बात करें तो उसमें गुजरात इम्पॉर्टेंट है, पंजाब इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी क्षेत्र हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि त्रिपुरा। अब अगर हम इन मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स की बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों यहीं पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में इंक्रीज़ होने का रीज़न यहाँ पर यह है कि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही इनकम्बेंट
इंक्यूमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा है। एक पोर्ट सिटी होने की वजह, एक पोर्ट स्टेट होने की वजह से वहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेकन एरिया से, रिसोर्स रिच एरिया से कनेक्टिविटी है गुजरात की। और शुरू से ही अगर हम बात करें एंशिएंट पीरियड से ही एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर गुजरात गवर्नमेंट के किए गए कुछ पीछे लंबे समय से रिफॉर्म्स, तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फर्म्स है, बिजनेसेस हैं, बिग बिजनेसेस आर देयर। उनकी वजह से जो इनपुट आउटपुट कनेक्टिविटी होती है एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने की, जिसे हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस कहते हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई, कनेक्टिविटी और फिर आउटपुट के लिए मार्केट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। इसका बेनिफिट उठाती हैं न्यू फर्म्स, तो इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आती हैं। फिर स्किल्ड लेबर इज़ देयर, वहाँ पर स्किल्ड लेबर है क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसका फ़ायदा उठाती हैं वहाँ की फर्म्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि लॉज के क्षेत्र में देखें तो गुजरात के लॉज प्रो वर्कर नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग सकें, एंटरप्रेन्योर सर्वाइव कर सकें, उसके लिए आपको वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कंसेप्ट नज़र आते हैं। यानी कि किसी फर्म की एंट्री एग्जिट के रूल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर किसी तरह के टैक्स कंप्लायंसेस हैं, रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस हैं, दे आर वेरी लेस, एंड इफ़ दे आर एग्जिस्टिंग तो वो बहुत ही सीमलेस हैं, ईजी हैं। फिर अप्रूवल्स आर वेरी ईजी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम्स आर देयर, रिन्यूअल्स आर वेरी ईजी। तो रेड टेपिज़म को ख़त्म किया गया है, बोटलनेक्स को वहाँ पे रिमूव किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया गया है वहाँ पर। पावर की बात करें, पावर सप्लाई की बात करें, रोड रेल कनेक्टिविटी की बात करें, वाटरवेज कनेक्टिविटी की, पोर्ट डेवलपमेंट एरिया, सो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स आर देयर। राजस्थान की बात करें तो दे आर वर्किंग ऑन द लेबर, तो फ्लेक्सिबल लेबर लेजिस्लेशंस आर देयर। उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उद्योग धंधे, न्यू एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वहाँ पर आई। जैसे कि ट्रेड यूनियन बनाने के लिए वहाँ पर पहले आपको टोटल वर्क फोर्स जो उस कंपनी की है उसके 15% लोगों को अपना मेंबर बनाना पड़ता था, तब आपकी ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेंस में आ सकती थी। लेकिन अब ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन को महंगा कर दिया है, मुश्किल कर दिया है, क्योंकि अब आपको टोटल स्ट्रेंथ के कम से कम 30% लोग अपने मेंबर बनाने होंगे, तब आप एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं। ठीक इसी तरह से किसी कंपनी के क्लोज़ होने पर या रिट्रेंचमेंट पर, यानी कि कंपनी खुद को बंद कर रही है, स्टाफ को, लोगों को रिट्रेंच कर रही है, इस पर पहले शर्त ये हुआ करती थी कि अगर 100 वर्कर की कंपनी है तब तो उसको क्लोज़ करने, खोलने, ओपन करने, रिट्रेंच करने के लिए किसी तरह की कोई प्रायर परमिशन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे बड़ी है तो फिर बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें अब नियम बदला, 300 स्ट्रेंथ कर दी कि 300 वर्कर तक की अगर कोई फर्म है तो फिर उसे किसी तरह की प्रायर इंटीमेशन की ज़रूरत नहीं है कि वो बंद करने जा रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे लॉज अब बनाए गए हैं, तो फ्लेक्सिबल लेबर लेजिस्लेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये प्रो बिजनेस लॉज हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यू फर्म्स क्रिएट हो रही हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंजाब के क्षेत्र में भी अगर बात करें तो यही उदाहरण दिया गया है कि यहाँ पर भी लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल किया गया है।